हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की आज ये है चौथी क्लास, जिसमें आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, है ना। तो ये इन दो टॉपिक को आज कवर करेंगे हम लोग। कंजक्शन क्या होता है, इसके काइंड कैसे होते हैं और कैसे इनका यूज करते हैं, ये आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कंजक्शन का। एंड इंटरजेक्शन क्या होते हैं और इंटरजेक्शन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, उनका यूज किस प्रकार से हम लोग सेंटेंस में करते हैं। तो आज की क्लास में पूरा इनका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे विथ एग्जांपल्स, है ना, उदाहरणों के साथ में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्स्ट क्लास थी हमारी नाउन एंड प्रोनाउन की, जिसमें इनको अच्छे से कवर किया था। एंड सेकंड क्लास थी हमारी एडजेक्टिव एंड वर्ब की। उसके बाद थर्ड क्लास थी हमारी एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन की। और आज ये है हमारी फोर्थ क्लास, जो कि है कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कंजक्शन को। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन, इसके इंग्लिश में ये डेफिनेशन पढ़ने से पहले आप सभी को पता होगा कि कंजक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, है ना। हिंदी में कहते हैं इसको संयोजक। क्या बोलते हैं? संयोजक, या फिर इसे समुच्चय बोधक अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, तो कंजक्शन को संयोजक कहते हैं या फिर समुच्चय बोधक अव्यय भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है ना, क्या होता है कंजक्शन? तो देखिए, अ कंजक्शन इज अ वर्ड। कंजक्शन यानी संयोजक ऐसा शब्द होता है विच, जो कि ज्वाइंस मतलब जोड़ता है ना। टुगेदर मतलब साथ में, वर्ड्स शब्दों को, क्लॉजेस उपवाक्यों को, है ना, एंड सेंटेंसेस वाक्यों को। इसका कहने का मतलब है कि जो संयोजक होता है ना, ये क्या करता है? शब्दों को यानी वर्ड्स, शब्दों को, क्लॉजेस, क्लॉजेस मतलब होता है उपवाक्य, छोटे छोटे वाक्यों को क्लॉजेस कहते हैं। सॉरी, छोटे छोटे उपवाक्य होते हैं ना, इन्हें क्या बोलते हैं? क्लॉजेस बोलते हैं। एंड सेंटेंसेस, सेंटेंसेस जानते हैं आप, वाक्य जो होता है ना। तो ये शब्दों को, उपवाक्यों को एंड वाक्यों को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। और देखिए, ऐसे आप छोटा मीनिंग भी याद रख सकते हैं कंजक्शन का। इसे और भी कहते हैं कनेक्टिंग वर्ड, है ना। कनेक्टिंग वर्ड, ऐसे याद रखिएगा, कनेक्टिंग वर्ड्स। तो इससे आपको याद रहेगा कि कंजक्शन क्या होता है ना। कनेक्टिंग वर्ड या ज्वाइनिंग वर्ड भी इन्हें कह सकते हैं। तो सिंपल सा है कि कंजक्शन क्या होता है? जो वर्ड्स को, क्लॉजेस को एंड सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम करता है, मतलब उनको जोड़ने का काम करता है ना। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों। आज की क्लास में थोड़ा सा हमारा गला खराब है, इसकी वजह से आवाज ज्यादा, इतनी ज्यादा क्लियर नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आप समझने का प्रयास करिएगा। तो देखिए, अब उदाहरण में पहला उदाहरण देखते हैं हम लोग। ब्रिंग मी अ पेन एंड अ बुक, है ना। ब्रिंग मी मतलब लेकर के आइए मेरे लिए, एंड पेन, है ना, सॉरी, पेन एंड अ बुक। तो यहां पर देखिए, पेन एंड बुक, इसे जोड़ा गया है किसके द्वारा? एंड के द्वारा। तो एंड यहां पर क्या है? कंजक्शन है ना, जो कि दो शब्दों को कनेक्ट कर रहा है, समझिएगा यहां पर। ठीक है, दो शब्द है यहाँ पर, पेन और बुक, इसे क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। अब उसके बाद देखिए, अगला क्या है उदाहरण, इसमें अच्छे से समझिएगा। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया, बट लेकिन, ही डिड नॉट आंसर, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। तो यहां पर देखिए, ये सेंटेंस है ना, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया, एंड ही डिड नॉट आंसर, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। तो इसे इसे जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पर, लेकिन यानी कि बट, है ना। तो ये यहाँ पर क्या है? कंजक्शन है, संयोजक है। अब उसके बाद देखिए, अगला उदाहरण देखिए, बहुत इजी होता है इसको समझना। यदि जो बच्चे पहली बार भी पढ़ रहे हैं, उनको भी कोई भी कठिनाई नहीं होगी, है ना। बस एक बार अच्छे से इसे समझिएगा। अब देखिए, द पेशेंट, पेशेंट मतलब मरीज, है ना, हैड डाइड, मर चुका था। बिफोर, बिफोर मतलब क्या होता है? पहले। तो यहाँ पर ये कंजक्शन है, क्योंकि अदर सेंटेंस से इसे जोड़ रहा है। द डॉक्टर केम, यानी इसे ऐसे बोलेंगे कि डॉक्टर आने से पहले पेशेंट यानी कि मरीज मर चुका था, है ना, ऐसे बोलेंगे। और यहाँ पर बिफोर क्या है? कंजक्शन है, संयोजक है।
अब आपको क्लियर है कि कंजक्शन क्या होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं संयोजक। इसका काम क्या होता है, ये ऐसे शब्द होते हैं जो वर्ड्स को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं ना। वर्ड को बोले तो शब्द को, एंड क्लॉजेस मतलब जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं उन्हें उपवाक्य बोलते हैं उन्हें, एंड वाक्यों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग कंजक्शन के काइंड देख लेते हैं फटाफट, जो कि बहुत इजी है। यदि एक बार आपने इन्हें अच्छे से देख लिया, समझ लिया, दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। अब देखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आप ध्यान में रखिएगा कि ये दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एंड दूसरा क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं चार। फर्स्ट क्या होता है, क्यूमुलेटिंग कंजक्शन। सेकंड होता है अल्टरनेटिव कंजक्शन। थर्ड होता है एडवर्सेटिव कंजक्शंस। एंड फोर्थ क्या होता है, इलेटिव कंजक्शंस। उसके बाद जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, इनमें हम लोग मेनली 6 पढ़ेंगे, है ना। 6 भी आपने अगर समझ लिया तो बहुत ही आपके लिए पर्याप्त है। अब देखिए, टाइम, जिसमें कंजक्शन ऑफ टाइम, है ना, कंजक्शन ऑफ कंडीशन, एंड उसके बाद कॉज, ऐसे ही मतलब टाइम का आप समझ रहे हैं ना कि समय, कंडीशन स्थिति की बात करते हैं, एंड कॉज क्या हुआ, कारण, पर्पस उद्देश्य, है ना, और उसके बाद रिजल्ट परिणाम, और कंपैरिजन भी समझते हैं आपकी तुलना। तो ध्यान में रखिएगा कि काइंड्स ऑफ कंजक्शन दो होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड दूसरा क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग में ये हम लोगों ने देखे, एंड उसके बाद ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत आएंगे। अब फटाफट इनके सबके एक एक एग्जांपल देख लेते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। अब फटाफट देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है ना। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में ये कंजक्शंस समान पद वाले अर्थात दो स्वतंत्र क्लॉजेस को जोड़ते हैं, है ना। ये समान पद वाले मतलब समान होते हैं, मतलब यहां पर कह सकते हैं इक्वल होते हैं, है ना, अर्थात दो स्वतंत्र क्लॉजेस को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। स्वतंत्र क्लॉजेस का मतलब यहां पर क्या हुआ कि मान लीजिए दो ऐसे वाक्य होते हैं जो अपने में ही पूर्ण अर्थ रखते हैं। पूर्ण अर्थ मतलब कि मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा है तो वो दूसरे पर आश्रित नहीं होगा, वो खुद में ही पूर्ण अर्थ होगा उसका, है ना। ध्यान से समझिएगा। तो अभी देखते हैं, यहां पर एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब देखिए, यू आर रिच, आप रिच धनी है ना, धनी है, एंड आई एम पुअर, और मैं निर्धन हूं, ऐसे कह सकते हैं ना। तो यहां पर एंड कंजक्शन का यूज हुआ है। अगर हम लोग देखें कि ये जो सेंटेंस है, ये इसका भी अपना पूरा पूर्ण अर्थ है। मान लीजिए इसके आगे कुछ और ये ना भी होता तो ये अपने में पूर्ण था, है ना। आई एम पुअर, मैं निर्धन हूं। इन दोनों मतलब ये स्वतंत्र यहाँ सॉरी स्वतंत्र क्लॉज कहे जाएंगे ना। यू आर रिच एंड आई एम पुअर, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड, है ना। तो ये यहाँ पर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाएंगे। तो इतना बस ध्यान में रखिएगा कि जो स्वतंत्र क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं, है ना। स्वतंत्र मतलब जो अपने में ही पूर्ण अर्थ रखते हैं, दूसरे सेंटेंस पर आश्रित नहीं होते हैं। अगला देखिए, आई नॉक्ड एट द डोर। नॉक्ड मींस क्या होता है, खटखटाया, है ना। मैंने खटखटाया एट द डोर, दरवाजे पर, है ना, मैंने दरवाजे पर खटखटाया, बट लेकिन नोबडी आंसर्ड, किसी ने भी जवाब नहीं दिया, है ना। तो ये भी क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है यहाँ पर, बट क्योंकि ये दो स्वतंत्र उपवाक्यों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक है, कनेक्ट कर रहा है। अब देखिए सिंपल, तो कोऑर्डिनेटिंग आपको समझ में आ गया। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, आप ध्यान में रखिए कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है ना। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में वे कंजक्शंस जो दो ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं जिसमें दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित होता है। आश्रित मतलब उस पर निर्भर होता है ना। कि जब मान लीजिए एक यदि क्लॉज या सेंटेंस लिखा गया है तो जब तक दूसरा नहीं लिखा जाएगा तब तक वो कंप्लीट नहीं होगा, ऐसे कहने का मतलब है। अब देखिए एग्जाम्पल में, वेट हेयर, यहाँ इंतजार करिए, टिल जब तक आई कम, जब तक मैं ना आऊं, सॉरी जब तक मैं आऊं ये बोलेंगे, है ना। वेट हियर टिल आई कम। तो यहाँ पर टिल कंजक्शन है,
तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, है ना। अब देखिए ही बिकेम एंग्री, है ना, वो नाराज हो गया, बिकॉज, क्योंकि, यहाँ पर बिकॉज है कंजक्शन, ठीक है, बिकॉज सी इग्नोर्ड हिम, सी, उसने इग्नोर्ड मतलब क्या होता है, नजरअंदाज कर दिया, हिम, उसे, है ना, वो नाराज हो गया क्योंकि उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। सिंपल कि मतलब ये जो ही बिकेम एंग्री, मतलब वो नाराज हो गया, क्यों, क्योंकि उसका कारण था कि शी इग्नोर्ड हिम, क्योंकि उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया, बस इतना माइंड में बिठा के रखिएगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दो स्वतंत्र वाक्यों को या उपवाक्यों को कनेक्ट करता है, दूसरे पर आश्रित नहीं होता है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है वो क्या होता है, दूसरे वाक्य या उपवाक्य पर क्या होता है, आश्रित होता है ना, सिंपल। अब देखते हैं ये क्यूमुलेटिंग कंजक्शन जो कि किसके अंतर्गत ये आने थे, ध्यान में रखिएगा, ये लास्ट में होना चाहिए था, जहां पर कंजक्शन ऑफ टाइम, है ना, टाइम, मैनर और ये वाले जो हम लोगों ने लिखे थे, लेकिन ये यहाँ पर मिस्टेक मतलब ऐसे हो गया है, तो कोई बात नहीं, बस आप समझिएगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़े थे ना, ये टेबल ध्यान में रखिएगा, तो आपका इधर उधर माइंड नहीं भटकेगा, है ना। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्यूमुलेटिंग कंजक्शन, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, इलेटिव, है ना, तो इनको हम लोग देखने वाले हैं, आप इन चारों को, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए फटाफट, क्यूमुलेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, जोड़ बताने वाले संयोजक, है ना, मतलब जो कनेक्ट करने वाले, कनेक्ट करना तो सभी संयोजक का होता है, लेकिन क्यूमुलेटिंग का ये ध्यान में रखिएगा कि ऐसे कुछ कंजक्शन होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, मतलब जोड़ बताने का काम करते हैं, है ना। जोड़ बताने का मतलब जो स्वतंत्र उपवाक्य होंगे उनमें जोड़ने का काम करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में, नहीं, सबसे पहले देखते हैं कि क्यूमुलेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे एंड, एज वेल एज, है ना, बोथ, एंड, ऐसे करके। अब यहाँ पर डॉट डॉट है, तो इसके बीच में और भी जो सेंटेंस का पार्ट होता है वो हम लोग लिखते हैं। तो अभी ऐसा एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी एक कंजक्शन है ना, ये भी कंजक्शन है। बोथ एंड कंजक्शन है। एज वेल एज, एंड, ये क्यूमुलेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं, है ना, जोड़ बताने वाले। अब देखिए, ही कम्स हेयर एंड रीड्स, ही कम्स हेयर, वह यहाँ आता है, एंड रीड्स, और पढ़ता है, तो यहाँ पर एंड क्या है, क्यूमुलेटिंग कंजक्शन है ना। अब आगे देखिए, मोहन एज वेल एज हिज सिस्टर केम हेयर, मतलब मोहन के साथ उसकी सिस्टर मतलब बहन, केम हेयर, यहाँ आई, मतलब मोहन के साथ साथ उसकी बहन भी यहाँ आई, तो यहाँ पर एज वेल एज क्या है, क्यूमुलेटिंग कंजक्शन है। अच्छे से समझिएगा, बहुत इजी है। अल्टरनेटिव कंजक्शन वैकल्पिक संयोजक होता है ना, वैकल्पिक मतलब जिसमें विकल्प होते हैं, है ना, एक चुनना होता है हमें, सिंपल सा। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज, ये ऐसे करके कंजक्शन होते हैं ना, जिनमें हमें विकल्प होता है, मतलब एक चुनना होता है, कह सकते हैं। अब एग्जाम्पल में देखिए, डू दिस, यह करिए या यह करो, है ना, अदरवाइज, अदरवाइज बोलते हैं ना, नहीं तो आई शैल बीट यू, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो डू दिस अदरवाइज आई शैल बीट यू, इसे करिए अदरवाइज नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। इस तरह से मतलब या तो आप काम करिए या फिर मैं आपको मारूंगा, ऐसे करके ना, तो वैकल्पिक बोलते हैं इनको सेंटेंसेस में, है ना। तो ये वैकल्पिक संयोजक में क्या होते हैं, अदरवाइज का यूज होता है, आइदर और, नाइदर नॉर, इस तरीके से बस ध्यान में रखिएगा। और बच्चों फिर उसके बाद हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल है इसमें, नाइदर ही नॉर हिज वेंट देयर, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, समझिएगा। नाइदर ही नॉर हिज, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग कर देंगे सिस्टर, है ना, सिस्टर, यहाँ पर मैंने लिख दिया है नाइदर ही नॉर हिज सिस्टर वेंट देयर, ना ही वह और ना उसकी बहन, है ना, ऐसे बोलेंगे, ना उसकी बहन, वेंट देयर मतलब वहां चले गए, ऐसे बोलेंगे, ना ही वह और ना ही उसकी बहन वहां गए, ऐसे बोलेंगे, है ना। तो देखिए ये चीज ध्यान में रखिएगा कि नाइदर के साथ में नॉर का यूज करते हैं और आइदर के साथ में और का यूज करते हैं, है ना। अब कोई भी डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो कि हमारा थर्ड है,
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत है ना ये। तो एडवर्सेटिव कंजक्शन, इसमें क्या होता है, विरोध बताने वाले संयोजक। सबसे पहला जो हम लोगों ने देखा क्यूमुलेटिंग कंजक्शन, इसमें क्या होते हैं, जोड़ बताने वाले संयोजक। और उसके बाद जो अल्टरनेटिव कंजक्शन होते हैं, ये क्या होते हैं, वैकल्पिक संयोजक। और एडवर्सेटिव में विरोध बताने वाले संयोजक, इनको बस ध्यान में रखिएगा आप। तो एडवर्सेटिव कंजक्शन के अंतर्गत जैसे बट, येट, स्टिल, हाउएवर, है ना, ऐसे कंजक्शन यूज किए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये एडवर्सेटिव कंजक्शन होते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, ही इज स्ट्रॉन्ग बट यू आर वीक, है ना। तो यहाँ पर विरोध बताने वाला है कि मतलब एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो देखिए, ही इज स्ट्रॉन्ग, वो मजबूत है ना, या ताकतवर है कह सकते हैं। बट लेकिन यू आर वीक, लेकिन आप कमजोर हैं, है ना, ऐसे। तो मतलब एक दूसरे के विपरीत बात करते हैं कि वह स्ट्रॉन्ग है और आप क्या है, वीक है, मतलब आप कमजोर हैं। अब उसके बाद देखिए अगला, देखिए ही इज पुअर, है ना, वह गरीब है, वह गरीब है, येट, फिर भी, ही इज हैप्पी, फिर भी वो खुश है। मतलब अपोजिट बता रहे कि वो पुअर यानी गरीब है, लेकिन फिर भी वो क्या है, खुश है। और यहाँ क्या कह रहा है कि वह स्ट्रॉन्ग है बट लेकिन यू आर वीक, आप क्या है, कमजोर। तो मतलब बस ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर विरोध बताने वाले ये संयोजक होते हैं, जैसे बट, येट, स्टिल, हाउएवर। अब अगला बात करें, इलेटिव कंजक्शन यानी परिणाम बताने वाले संयोजक, है ना, जो रिजल्ट बताते हैं। जैसे देखिए, सो, देयरफॉर, एंड फॉर, ये इलेटिव कंजक्शन होते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, यू आर टायर्ड, आप थके हुए हैं, सो, इसलिए, है ना, सो है यहाँ पर कंजक्शन, यू शुड टेक रेस्ट, आपको आराम करना चाहिए। तो यहाँ पर रिजल्ट बता रहे कि आप थके हुए हैं तो आपको आराम करना चाहिए, है ना, इस तरीके से। उदाहरण, अब अगला देखिए, यू आर लेट, आप देरी, सॉरी, यू वर लेट, आपने देर कर दी, है ना। देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर है कंजक्शन यहाँ पर, इसलिए, यू आर फाइन, इसलिए आपको फाइन, मतलब यहाँ समझ रहे हैं ना, जैसे जुर्माना देना ऐसे बोलते हैं, या सजा देना, ठीक है, इसलिए आपको पनिश किया जाएगा, मतलब सजा दी जाएगी। तो ऐसे करके ये समझिएगा। अब उसके बाद देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत ये हम लोगों ने 4 देखे। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत फटाफट, कंजक्शन ऑफ टाइम, कंडीशन, कॉज, पर्पस, रिजल्ट एंड कंपैरिजन, इनको देख लेते हैं। और इनके जो कंजक्शन होते हैं एक एक इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। तो देखिए, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, अनटिल, नाउ, टिल, एटसेट्रा, मतलब ये इस तरह होते हैं, ये जो कि ये ऐसे कंजक्शन होते हैं जो टाइम बताते हैं ना, समय को बताते हैं। जैसे देखिए, आई वेटेड, मैंने इंतजार किया, फॉर रवि, है ना, मैंने रवि के लिए इंतजार किया, अनटिल, जब तक, ही केम, जब तक वह आया, मतलब जब तक वह आया मैंने उसके लिए इंतजार किया, ऐसे बोलेंगे ना। तो ये बस इतना ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर ये जो कंजक्शन लिखे हुए हैं ये टाइम बताते हैं, जैसे बिफोर, आफ्टर, व्हेन, अनटिल, नाउ, टिल, ऐसे, है ना। फिर उसके बाद देखिए कंडीशन, जो कंडीशन बताते हैं, स्थिति को बताते हैं। तो यहाँ पर जैसे इफ, अनलेस, इन केस, है ना। तो ये इस तरीके से कंजक्शन होते हैं जो स्थिति को बताते हैं। ये जैसे देखिए लिखा हुआ है, अनलेस ही वर्क हार्ड ही कैन नॉट गेट सक्सेस, मतलब यहाँ पर अनलेस का मतलब होगा जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करती उसे सफलता नहीं मिल सकती, है ना, ऐसे ये बोलेंगे। तो यहाँ पर स्थिति बताई जा रही है। उसके बाद कॉज में देखिए, बिकॉज, सिंस, इनका यूज करते हैं ना, ये कंजक्शन होते हैं जो कि कॉज, कारण बताते हैं। आज बच्चों गला बहुत ज्यादा ही खराब है ना, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप लोग फिर भी समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, सी इज एब्सेंट, वह अनुपस्थित है, बिकॉज, क्योंकि, सी इज इल, क्योंकि वो बीमार है ना, क्योंकि वह बीमार है। तो यहाँ पर बिकॉज कंजक्शन का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर कारण बताया जा रहा है ना। अब देखिए, पर्पस, सो दैट, पर्पस के लिए मतलब जो उद्देश्य, है ना, सो दैट का यूज करते हैं, एंड इन ऑर्डर दैट का यूज करते हैं। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल चली गई, सो दैट, है ना, इसीलिए यहाँ पर बोलेंगे ही माइट रीड देयर, क्योंकि
ही माइट रीड देयर, वह वहां पढ़ सकती है, ऐसे है ना। तो यहाँ पर पर्पस बताया जा रहा है, उसका उद्देश्य बताया जा रहा है। एंड रिजल्ट के लिए देखिए दैट का यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं, लेकिन ये चीज यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि दैट का प्रयोग कंजक्शन की तरह होता है, बिल्कुल है ना। दैट से पहले क्लॉज सो या सच का प्रयोग होता है, किसमें, जब कंजक्शन की बात करते हैं। तो देखिए यू आर सो वीक, आप अत्यधिक कमजोर हैं, है ना। दैट दैट कि यू कैन नॉट रन, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, आप दौड़ नहीं सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर रिजल्ट परिणाम बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे। और ये ध्यान में रखिएगा, दैट से पहले क्लॉज सो या सच का प्रयोग होता है। अब कंपैरिजन में फटाफट देख लेते हैं, देन एंड एज इनका यूज करते हैं, है ना। तो ही इज स्ट्रोंगर देन यू, वह आपसे ज्यादा क्या है, स्ट्रोंगर है, मतलब ताकतवर है, ठीक है। तो यहाँ पर देन का यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना की जा रही है ना। तो अब इसमें डाउट नहीं है, यदि आप एक बार अच्छे से इनको पढ़ेंगे, खुद से एक बार पढ़ेंगे, तो और अच्छे से आपको बेहतर समझ में आएगा। अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजक्शन को पढ़ने के बाद ये आपके लिए एक्सरसाइज है, जो कि आप ये खुद से करेंगे, है ना। खुद से करिएगा, और इनके आंसर यदि आपको चाहिए तो आपको मिलेंगे यहीं पर, लेकिन पहले इनको खुद से करिएगा, फिर बाद में चीटिंग करिएगा, ठीक है। बाद में मैच करिएगा कि आपने वास्तव में क्या सही किया है। तो चलिए ये एक्सरसाइज है आपके लिए, इसको खुद से स्वयं करिएगा, एंड उसके बाद फिर आंसर चीटिंग करिएगा, ठीक है। देखिएगा फिर मैच करिएगा खुद से। अब हम लोग देखते हैं कंजक्शन के बाद, जो कि हमारा लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, और ये लास्ट है हमारा इंटरजेक्शन, जो कि आज पढ़ने जा रहे हैं अभी, है ना। तो सब सारा पढ़ने के बाद हमें बहुत अच्छे से समझ में आया, और ये हमारा लास्ट, इसको भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, ताकि हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा हो जाएगा क्लियर। आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कैसे प्रश्न आते हैं आप जानते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, है ना। एमसीक्यू टाइप में आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, और आपको इन्हीं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिलेगा करने के लिए। और यदि आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे क्लियर है, तो इतना टफ क्वेश्चन नहीं बन सकता है कि जो कि आपकी पहुंच से बाहर हो, है ना। आप अच्छे से कर लेंगे अगर इतना आपने पढ़ लिया है आज तक तो। अब देखिए इंटरजेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक अव्यय, है ना। विस्मय बोधक भी बोलते हैं, तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक, ये ध्यान में रखिएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, विस्मयादिबोधक अव्यय बोलते हैं इसको, ठीक है। अव्यय भी लिख देती हूँ, हाँ। तो ये ध्यान में रखिएगा, इंटरजेक्शन इसका मतलब क्या होता है, जैसे अभी हम लोगों ने कंजक्शन का समझा था ना, वैसे ही इंटरजेक्शन का। तो देखिए एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। ध्यान से इसे एक बार समझिएगा, एन सॉरी एन नहीं लिखा हुआ है, ए है ना। ए इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, इंटरजेक्शन ऐसे शब्द होते हैं विच, जो एक्सप्रेसेस मतलब दर्शाते हैं या दिखाते हैं, है ना। सम कुछ, सडन मतलब जानते हैं ना अचानक, फीलिंग मतलब भावों को, है ना, सडन फीलिंग को दिखाते हैं, और इमोशन, इमोशन भी समझते हैं ना आप, की जो भावनाएं होती हैं, है ना, तो वो दिखाते हैं हमें। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का मतलब होता है कि जो कि एक्सप्रेसेस करते हैं, मतलब दर्शाते हैं सडन फीलिंग, मतलब एक अचानक से फीलिंग को दर्शाते हैं, और इमोशन को दर्शाते हैं। अब जो फीलिंग और इमोशन होते हैं वे कई तरीके के हो सकते हैं, मतलब डर वाले भी हो सकते हैं, खुशी वाले भी हो सकते हैं, है ना, रोने वाले भी हो सकते हैं, मतलब दुख वाले भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या, या आश्चर्य वाले भी हो सकते हैं। तो ये जो हमारे इमोशन और ये फीलिंग होती हैं, ये कई तरीके की होती हैं, खुशी वाली, दुख वाली, डरावनी, है ना, और क्या बोलते हैं आश्चर्य वाली, जिसमें वंडर होता है। तो ये इस तरह ये कहने का मतलब है ना, आपको समझ में आ गया होगा इंटरजेक्शन वर्ड का। तो ये सडन फीलिंग होते हैं, एंड इमोशन को क्या करते हैं, दिखाते हैं, इंटरजेक्शन है ना, दिखाता है। अब देखिए उदाहरण में आप देखेंगे, एलास, है ना, एलास ही इज डेड, एलास मतलब यहाँ पर दुख के लिए यूज हुआ है ना। तो यहाँ किसके लिए आया है, ये सोरो, किसके लिए आया है, सोरो मतलब दुख के लिए आया है। एलास ही इज डेड, वह
मर गया है, ऐसे बोलेंगे, है ना। फिर उसके बाद देखिए हुर्रे, हुर्रे किसके लिए होता है, जॉय के लिए, खुशी व्यक्त करने के लिए, है ना। वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, मतलब हुर्रे यहाँ खुशी के लिए बोलते हैं, ये मतलब ऐसा वर्ड होता है, खुशी के लिए बोलते हैं। एंड वी हैव वॉन द मैच, मैंने मैच जीत लिया है, तो यहाँ पर हैप्पीनेस हो रही है, या फिर जॉय बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, जॉय। तो ध्यान में रखिएगा कि जैसे हम लोगों ने देखा कि इंटरजेक्शन क्या होता है, जो हमारी सडन फीलिंग एंड इमोशन को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, मतलब दिखाता है। और वो कई तरीके के हो सकते हैं, मतलब खुशी वाले, दुख वाले, डरावने, आश्चर्य वाले, इस तरीके से हो सकते हैं। अब फटाफट देख लेते हैं कैसे। तो देखिए इंटरजेक्शन निम्नलिखित भाव प्रकट करते हैं, मतलब इनके जो भाव होते हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं। कैसे, जॉय खुशी वाले, तो खुशी के लिए हम लोग जैसे ये वर्ड होते हैं ये यूज करते हैं, जैसे हुर्रे, है ना, या ह ऐसे करके बोलते हैं ना, तो ये खुशी के लिए होते हैं, इसको सॉरी हुर्रे ह ऐसे करके, है ना। और फिर सरप्राइज के लिए, मतलब आश्चर्य के लिए, वॉट ऐसे बोलते हैं ना। मान लीजिए कोई अचानक से आपके सामने ऐसी चीज आ गई जिसको देख के आप एकदम से आश्चर्यचकित हो गए, है ना, तो ऐसे बोलते हैं व्हाट, ऐसे मतलब एक्सप्रेशन कैसे होते हैं हमारे, ये डिपेंड करता है ना। तो व्हाट या ओ, मतलब आश्चर्य भी कई तरीके का हो सकता है, खुशी वाला भी हो सकता है, या अचानक से कोई दुख वाली बात पता चली तो उसके लिए भी आश्चर्य होता है ना, तो ये भी कई तरीके का कह सकते हैं। अब उसके बाद देखिए ग्रीफ के लिए, मतलब यहाँ पर दुख व्यक्त करने के लिए, सोरो के लिए, है ना, ग्रीफ उसी को बोलते हैं। तो जैसे हो गया एलाज, ओ, है ना, ये वर्ड यूज करते हैं। एंड अटेंशन के लिए, अटेंशन मतलब ध्यान देने के लिए, ऐसे बोलते हैं ना, लुक, लुक इट ऐसे बोलते हैं ना, तो लुक, हश ऐसे करके। एंड अप्रूवल, अप्रूवल मतलब यहाँ पर बोलेंगे शाबाशी के लिए, है ना, शाबाशी के लिए कैसे होते हैं, ब्रेवो या वेल डन, ऐसे वर्ड यूज करते हैं। एंड एड्रेस के लिए, एड्रेस के लिए जैसे हेलो, हेलो बोलते हैं ना, और भी हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक ही लिखा है, तो एड्रेस के लिए। एंड उसके बाद पार्टिंग, पार्टिंग का मतलब यहाँ पर समझ रहे हैं, विदाई, विदाई के लिए पार्टिंग, या जैसे फेयरवेल वगैरह होता है तो इसके लिए ये वर्ड यूज होता है, जैसे फेयरवेल हो गया, है ना, विदाई, सेपरेशन बोलते हैं ना जैसे। और फिर उसके बाद देखिए गुड बाय, गुड बाय भी होता है, ये पार्टिंग। तो बस इतना ध्यान में रखिएगा कि इंटरजेक्शन के लिए कुछ इमोशन एंड सडन फीलिंग है, जैसे करके जॉय हो सकता है, सरप्राइज, ग्रीफ, अटेंशन, अप्रूवल, है ना, एड्रेस, पार्टिंग, तो इस तरीके से। और इनके लिए ये ऐसे ये वर्ड यूज करते हैं। इंटरजेक्शन में और कुछ भी नहीं है इतना ज्यादा, बस आपको इतना ही समझना है कि इनमें क्या होता है, जो हमारी सडन फीलिंग होती है एंड इमोशन होते हैं, इसमें वही दिखाए जाते हैं, और वो कई तरीके के हो सकते हैं ना, जैसे अभी फिर बोल रहे हैं कि खुशी वाले, दुख वाले, डरावने, आश्चर्य वाले, इस तरीके के। अब देखिए ये है आपके लिए एक्सरसाइज इंटरजेक्शन की, है ना, इसको भी आप खुद से करिएगा, खुद से करने के बाद खुद से चेक करिएगा कि सच में आपको कितना आ रहा है करना इसमें, है ना। इतना करने के बाद फिर आप लोग को इसमें क्या करना है, करने के बाद फिर पीछे आपको आंसर मिलेंगे, फिर आप चीटिंग करेंगे। चीटिंग करने का मतलब ये है कि आप करने के बाद इसको मैच करेंगे कि वास्तव में आपने कितने करेक्ट किए हैं, है ना। ये तो आज की क्लास में ये इतना ही था। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले कंजक्शन क्या होता है वो देखा, एंड उसके बाद फिर उसके काइंड देखे, कैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग, फिर उसके अंतर्गत भी अच्छे से देखा। उससे एक्सरसाइज आपको होमवर्क में भी दिया गया, है ना, आपके लिए था। एंड उसके बाद फिर हम लोगों ने इंटरजेक्शन पढ़ा, जिसमें बहुत कम ही पढ़ना था, थोड़ा ही समझना था हमें, उससे भी रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई। आज की क्लास में इतना था। तो आज से हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की लास्ट क्लास थी, चौथी लास्ट क्लास थी, है ना। पहले में नाउन प्रोनाउन पढ़ा, एडजेक्टिव, वर्ब, फिर एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यहीं से कंप्लीट होते हैं। आपके एग्जाम में एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आएंगे, इसलिए अच्छे से इसे तैयार करिएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर ना आ पाए आपके एग्जाम के लिए ना। यदि आप एक बार इनको पढ़ेंगे अच्छे से, तो कोई भी क्वेश्चन आपको अलग से नहीं मिलेगा, है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, बेहतर एग्जाम के लिए तैयारी करिए, बढ़िया, अच्छा होगा आपके लिए, बेहतर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।